माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लास्ट सेशन में हमने बेसिक्स ऑफ एमएस एक्सेल सीखा। ये जाना कि एमएस एक्सेल का यूज़ किस तरीके से अलग अलग काम के लिए किया जाता है, किस तरीके से एक्सेल हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है। आज हम आगे बढ़ने के पहले एक क्विक रिवीजन के तौर पर समझ लेते हैं कि हमने अभी तक क्या लर्न कर लिया है। वर्कबुक को सेव करना, क्लोज करना, ओपन करना, ये हमने सीखा। कर्सर पॉइंटर समझे हमने 3 प्रकार के। वर्कशीट्स, नई वर्कशीट अगर आपको बनाना है तो वर्कशीट कैसे इंसर्ट की जाती है, कैसे उसको रिमूव किया जाता है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया जाता है, साथ ही उसमें प्रोटेक्शन किस तरीके से एनेबल किया जाता है। प्रोटेक्शन से आपकी वर्कशीट सेफ हो जाती है, अनऑथराइज एक्सेस रुक जाती है। साथ ही हमने रोज, कॉलम और सेल्स के बेसिक समझे, उसकी लिमिटेशन देखी हमने वर्जन वाइज। ऑटोफिल फीचर का यूज़ किया, फॉर्मेटिंग की हमने वर्कशीट की, साथ ही व्रैप-टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर यूज़ करना सीखा, टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज करना सीखा, और साथ ही बॉर्डर्स किस तरीके से अप्लाई की जाती है ये हमने अभी तक के सेशन में सीखा। आज हम आगे बढ़ाते हुए इसे बेसिक फार्मूला और फंक्शंस कैसे यूज़ किए जाते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, BODMAS के रूल्स एक्सेल किस तरीके से यूज़ करता है कैलकुलेशन के समय, ये जानेंगे। साथ ही जो फ्रिक्वेंटली यूज में आने वाले फंक्शंस है जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन, ये फंक्शंस हम यूज़ करना सीखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस का यूज़ करना भी सीखेंगे। आइए हम प्रैक्टिकली 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कैलकुलेशन जो अरिथमेटिक ऑपरेशन बेस्ड है उसको किस तरीके से यूज़ करता है एक्सेल, वो आप यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो जो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हम कैलकुलेटर की सहायता से जनरली यूज़ करते हैं या मोबाइल फ़ोन पर भी यूज़ करते हैं, उसको हम एक्सेल में कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो बेसिक 4 ऑपरेशंस जो है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीज़न। ठीक है, ये हम 4 टाइटल यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और कोई 2 वैल्यूज़ यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, ऐसी जो हम इमीडिएटली कैलकुलेट कर सकते हैं वर्बली भी। ठीक है, हमने 2 वैल्यूज़ एंटर कर ली हैं। इन वैल्यूज़ की कॉपी कर लेते हैं जैसा हमने लास्ट सेशन में देखा है। कॉपी सभी वैल्यूज़ की हो गई हैं। इन सबको सिलेक्ट करके सेंटर कर लेते हैं। राइट, बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर। कैप्शन को डार्क कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। ये हमने कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग की। ठीक है, और यहाँ हम इसका रिजल्ट चाहते हैं, इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ये रिजल्ट के लिए ये एरिया हमने कलर चेंज कर दिया और इसका भी अलाइनमेंट हमारा वही रहेगा, सेंटर रहेगा। ठीक है, अब बेसिक कैसे फार्मूला वर्क करता है इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। अब कोई भी फार्मूला जो एक्सेल में स्टार्ट होता है वो हमेशा इक्वल का साइन यूज़ करके किया जाता है। सबसे पहले आपको इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद अगर हम कैलकुलेटर के समान अगर यूज़ करेंगे इसको, तो हम यहाँ पर 50 + 5 कर देते हैं। पहले हम आपको कैलकुलेटर स्टाइल में एक्सेल में कैसे यूज़ किया जाता है, स्टैटिक वैल्यूज़ के साथ कैसे यूज़ किया जाता है वो बताते हैं, फिर डायनेमिक सेल रेफरेंसेस समझेंगे। इक्वल करते हैं, एंटर। रिजल्ट बिल्कुल बराबर आया है, 50 + 5 = 55। 50 के साथ 5 को हमने ऐड किया तो 55 आ गया। ठीक है, ये अभी तक हमने जो मैन्युअली हम करते हैं, कैलकुलेटर की सहायता से करते हैं, उस तरीके से हुआ। लेकिन हम यदि इस दोनों वैल्यू में से किसी भी वैल्यू में कोई चेंजेस करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया 60, एंटर, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 65।
राइट, या यहाँ 10 कर देते हैं तो क्या होना चाहिए 70। लेकिन ये वर्किंग जो है वो हमारी मैनुअल वर्किंग है और स्टैटिक वैल्यू के साथ में यूज में आ रही है, इस कारण से यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फार्मूला हमने बनाया उसका सिंटेक्स तो फॉलो हो गया, लेकिन जो वैल्यू हमने प्रोवाइड की है वो स्टैटिक वैल्यू प्रोवाइड की है। ठीक है, तो हमेशा ये 50 + 5 यानी 55 रिजल्ट ही रिटर्न करेगा। हम क्या चाहते हैं कि व्हाट एवर वैल्यू इज चेंज्ड इन एनी ऑफ द सेल देन द रिजल्ट ऑल्सो शुड गेट चेंज्ड। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ थोड़ा सा इसमें बदलाव करना होगा। हमने जो ये 50 लिखा था और जो 5 लिखा था, ये जिस सेल के अंदर एंटर किया हुआ है उसका हमें यहाँ पर रेफरेंस देना होगा। प्रैक्टिकली समझ लेते हैं क्या करना होगा चेंज। आप कभी भी स्टैटिक वैल्यू ना लिखें, उसके लिए क्या करें, ये दोनों वैल्यू कौन सी सेल में आ रही हैं, 60 किस में आ रहा है, A2 में। तो आपको 60 नहीं लिखना है, आपको इक्वल के बाद A2 लिखना है। A2 कहाँ से आया, A कॉलम है, कॉलम का नाम, और सेकंड आपकी रो है, A2 बन जाएगा। आप डायरेक्टली A2 टाइप भी कर सकते हैं या इस सेल पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये सिलेक्शन आपको दिखा रहा है कि आपने A2 को सिलेक्ट कर लिया। अब प्लस का साइन लगा दीजिए क्योंकि एडिशन चाहिए। ठीक है, देन क्लिक ऑन A3। इसके तरीके से दिए हुए फार्मूले में अब एक्सेल क्या करेगा कि जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा दोनों सेल्स में A2 और A3 में, उन दोनों का समेशन हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैलकुलेटर ऑपरेशन एंड MS एक्सेल। ठीक है, अब ये स्टैटिक वैल्यूज नहीं रही, अब ये फार्मूला बन गया है और डायनामिक वैल्यूज को पिकअप करके उसका समेशन करेगा। एंटर करते हैं, ये देखिए क्या आया, 60 + 10 70। अब मैं इस वैल्यूज को पुरानी वैल्यूज में कन्वर्ट करता हूँ, लाइक 50 लिखा तो आप देख सकते हैं 50 + 10 कितना हुआ 60, और इसको हमने कर दिया 5। अब आप देख सकते हैं रिजल्ट 5, यानी जैसी सेल में वैल्यू चेंज होगी वो यहाँ पर आ। क्या होगा यदि हमने इन दोनों वैल्यूज को डिलीट कर दिया, वो भी देख लेते हैं। अगर ये ब्लैंक हो जाती है दोनों सेल तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ 0 बता देगा, लेकिन फंक्शन या फार्मूला जो भी आप लगा के रखते हैं वो कभी भी अपने आप डिलीट नहीं होगा जब तक कि आप उसे डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो A2 + A3 यहाँ रहने दीजिए और आप यूजर को बोलिए कि बस आप यहाँ दो वैल्यूज एंटर कर दीजिए। तो आपने दो वैल्यूज फिर से एंटर की, 50 एंड 5 55। ठीक है, तो आपको एडिशन का बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर आप कभी भी वेरिफिकेशन के लिए स्टैटिक वैल्यू एंटर करके चेक करना चाहें तो उसके लिए जो तरीका मैंने अभी बताया इक्वल 50 + 5, वो भी आप करके वेरीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन यानी कि 50 में से 5 को लेस करना है। तो क्या फार्मूला बनेगा, इक्वल, अब A2 की जगह क्या आ गया B2, क्यों, क्योंकि कॉलम चेंज हो गया। ठीक है, तो B2 - B3 है ना। अब आपको ये केवल रेफरेंसेस चेंज करना है सेल के, बाकी जो अरिथमेटिक ऑपरेशन आप करना चाहते हैं उसके करस्पॉन्डिंग सिंबल्स को आप चेंज करते जाइए। ठीक है, एंटर करें तो 50 - 5 कितना आया 45। आप चेंज करके देखना चाहें तो 10 करके देख लीजिए, ये देखिए 40। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन की आवश्यकता भी नहीं है, वो 101% सही रिजल्ट ही देगा। फिर भी आप वेरीफाई करने चाहें तो कर सकते हैं। इक्वल 50 मल्टीप्लाई के लिए आपको स्टार का सिंबल यूज करना है, ये स्टार। ठीक है, एक्स न लिखें, एक्स का सिंबल ना बनाएं, C2 × C3 एंटर करें, क्या आ गया 250। यहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से इक्वल करेंगे D2, डिवाइड के लिए आपको स्लैश का साइन यूज करना है। ध्यान रखिए स्लैश ये ना यूज करें, ये बैकस्लैश है और ये फॉरवर्ड स्लैश है, तो आपको फॉरवर्ड स्लैश यूज करना है। और D2/D3, D2 / D3 एंटर करिए, रिजल्ट आ गया 10। आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आ गई होगी। तो ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। अब किसी भी मोमेंट पे आपने एक्सेल में जो भी फार्मूला या फंक्शन पुटअप किए हैं, अगर आप इसको शीट में देखना चाहते हैं, अभी ये कहाँ दिखते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये आपको फार्मूला बार में दिखाई देते हैं। इस पर क्लिक करिए, ये देखिए फार्मूला बार, इस पर देख सकते हैं। दूसरा तरीका है डबल क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी दिख जाता है।
लेकिन ये जब आप बाहर क्लिक करते हैं तो फिर से ये फार्मूला चला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये फार्मूला यहाँ दिखे, आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन दबाइएगा। अब ये टिल्ड बटन होता कहाँ पर है? टैब की जहाँ दी हुई है उसके ठीक ऊपर, या 1 2 3 4 जो नंबर दिए हुए हैं उसके पहले आपको जो एक बटन दिखता है एस्केप की और टैब की के बीच में, टैब की और एस्केप की के बीच में जो साइन है उसको टिल्ड का साइन बोला जाता है। ये टिल्ड का साइन दबाने से क्या होता है, जो फार्मूला आपने पुटअप किया है वो यहाँ दिखने लगता है। रिजल्ट दिखना बंद हो जाता है, फार्मूला या फंक्शन दिखना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो आपका जैसे ये देखने का काम कंप्लीट हो जाए, आप फिर से इसको बंद करने के लिए टर्न ऑफ कर लिए प्रेस कंट्रोल टिल्ड, तो फार्मूला चला। ठीक है, तो सिर्फ देखना और प्रिंट आउट पर्पज के लिए इसको ऑन कीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि आपने इसको ऑन करके छोड़ दिया है और यहाँ कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपने ऐड किया 60, ठीक है, तो आप 60 + 5 65 आना चाहिए, तो ये दिखेगा ही नहीं आपको रिजल्ट। क्यों? क्योंकि अभी ये आपने फार्मूला डिस्प्ले मोड में ऑन कर रखा है। अब इसको बंद करिए, कंट्रोल टिल्ड कीजिए, आपको 65 दिखेगा। काम करता है लेकिन दिखाई नहीं देगा। इसका रीजन ये था कि आपने इसको टर्न ऑफ नहीं किया। ये आपको बेसिक कैलकुलेशन की वर्किंग क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब उसके साथ ही कभी कभी आपको परसेंटेज का काम पड़ता है, तो परसेंटेज कैसे करेंगे, उसका कैसे यूज होगा, वो भी आपको समझना होगा। राइट, अब मैं आपको परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करता है ये भी बता दूं। सपोज कीजिए ये आपके पास है मार्क्स, ये है मैक्स मार्क्स और ये है मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, और यहां हम निकालना चाहते हैं परसेंटेज। कल मैंने आपको बताया था कॉलम की विड्थ एडजस्ट करने के लिए डबल क्लिक यूज कीजिए। ठीक है, हम इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा पास में ले आते हैं और यहाँ पर बॉर्डर डाल लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स है, सपोज कीजिए 50, सभी के 50 मार्क्स आपके पास मैक्सिमम मार्क्स हैं। राइट, और मार्क्स ऑब्टेन्ड है, किसी को आपको मिलते हैं 35, किसी को मिलते हैं 28 और किसी को मिलते हैं 45 या 46। ठीक है, इसको भी सेंटर कर लेते हैं। सेंटर आप सबको एक साथ कर लीजिएगा। राइट, जैसे मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में करते हैं। ठीक है, तो अब फार्मूला कैसे लिखेंगे परसेंटेज का, उसको थोड़ा जूम करके देखते हैं कैसे लिखते हैं परसेंटेज। ठीक है, इक्वल का साइन अगेन लगेगा फार्मूला स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले फार्मूला कैसे बनता है वो देख लीजिए। मार्क्स, आप यूजुअली परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। यही फार्मूला किस तरीके से एक्सेल में लिखना है वो देखिए। इक्वल मार्क्स ऑब्टेन कहाँ पर एंटर्ड है आपके 35 G2 के अंदर, तो आप G2 को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इसको सिलेक्ट करेंगे और इनटू 100। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन गया। तो G2 यानी मार्क्स ऑब्टेन, F2 मतलब मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, ये परसेंटेज का फार्मूला इस तरीके। इसमें नीचे की तरफ स्लैश करके या ऑब्लिक करके लिखने का सुविधा नहीं है, इसको आपको हमेशा फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा ही डिवीजन को डिनोट करना है। एंटर करें तो आप देख सकते हैं कि 50 में से 35 आए, यानी कितने परसेंटेज आ गए आपके पास, 70%। ठीक है, अब यही काम आपको इसके लिए करना है, इसके लिए करना है, तो आपको, आप चाहें तो इक्वल लगा के आप बार बार इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक या दो या कुछ ही वैल्यूज का करना है तो इट्स ओके। मैं तो कहूंगा कि एक के बाद से ज्यादा भी है, दो भी हैं, तो भी ऐसा न करने की जरूरत नहीं है। ये आपको मैं बता रहा हूं। मैन्युअली अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये हमारे पास सपोज कीजिए 20,000 बच्चों का डेटा है, तो हमें 20,000 बार फार्मूला टाइप करना पड़ेगा? नहीं, एक्सेल में एक बार फार्मूला टाइप किया जाता है। सिमिलर टाइप का फार्मूला इफ यू वांट टू रिपीट, इट इज टू बी कॉपीड ओनली। जिस तरीके से स्टैटिक वैल्यूज को कॉपी करता है एक्सेल, इसी तरीके से फार्मूला या फंक्शंस को भी कॉपी करता है। करेगा क्या, वो दिखाने के पहले मैं आपको डबल क्लिक करके पहले फार्मूला पे एक बार सेल को, एड्रेस को अच्छे से समझा देता हूं, फिर आप देखिएगा कि यहाँ क्या लॉजिक एक्सेल यूज करता है।
अब यहाँ देखिए क्या लिखा है हमने फार्मूला, G2 डिवाइडेड बाय F2 इंटू 100, ठीक है, क्योंकि G2 के अंदर क्या है, मार्क्स ऑफ 10, F2 के अंदर क्या, ठीक है। अब अगला फार्मूला आपको क्या लिखना होगा, अब आप देखिए यहाँ पर अगर आप करते हैं इक्वल लगाते हैं, इसको करते हैं तो G2 की जगह क्या हो गया, G3 डिवाइडेड बाय F3 इंटू 100, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये आपने किया, ये भी काम हो गया। 28 अगर आते हैं नंबर आपको 50 में से, तो 100 में से कितने हुए, 56%, ठीक है। तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो आपने एक बात यहाँ पर नोटिस की होगी कि जैसे ही आपने पहले वाली सेल के अंदर G2 डिवाइडेड बाय F2 लिखा है, तो अगली सेल में आपने G3, तो इसके बाद वाले में क्या लिखेंगे, G4। तो एक्सेल जब किसी फार्मूले की कॉपी करता है तो वो ये काम चेंज ऑफ सेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आपके लिए करके देता है, यानी G2 को G3, G3 को G4 ये बनाना हमें नहीं पड़ेगा, एक्सेल खुद बना के देता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। अब फार्मूला को कॉपी करने के 2-3 तरीके हैं, आपको जो बेटर लगता है, जो इजी लगता है वो आप ऑपरेट कर सकते हैं। कंट्रोल सी भी आपको कमांड शुरू से बता रखी है, कंट्रोल सी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करिए यहाँ पर और एंटर की दबा दीजिए, ये भी तरीका है। अब मैं एक बार पहले आपको दिखा दूं, यहाँ क्या लिखा था हमने, G2 डिवाइडेड बाय F2, इस पर डबल क्लिक करके देखिए क्या हुआ, G3 डिवाइडेड बाय F3, यहाँ डबल क्लिक करके G4, यानी आपने देखा कॉपी का कोई भी तरीका यूज करेंगे तो वो सेल के रेफरेंस को अपने आप बदलेगा। इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे, कई जगह पर हमें ये रेफरेंसेस को स्टैटिक भी बनाना पड़ेगा। अभी ये डायनामिक चल रहा है, जो डिफॉल्ट एक्सेल का कि ऑटोमेटिकली सेल का एड्रेस चेंज होगा यदि आप किसी सेल के फार्मूले या फंक्शन को कॉपी करेंगे डाउनवर्ड या राइट साइड, किसी भी जगह पे कॉपी करेंगे तो वो हमेशा कॉलम का एक नंबर आगे बढ़ाएगा राइट साइड के लिए, और डाउन साइड में हमेशा रो का एक नंबर बढ़ाएगा ही। लेकिन आप चाहेंगे कि उसको नहीं बढ़ाना है तो वो भी हम आगे समझेंगे। तो अभी हम इसको इरेज करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर फार्मूला कॉपी करने का तरीका नंबर 2 यूज करेंगे। सबसे आसान तरीका जो है वो है ये ब्लैक पॉइंटर यहाँ पे रखिए। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि जिस जगह पर आप फार्मूला या वैल्यूज की कॉपी करने जा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर वैल्यूज अगर एंटर्ड है तो बहुत ही आसानी तरीके से फार्मूला फंक्शन वैल्यूज को कॉपी किया जा सकता है। कैसे, ये ब्लैक पॉइंटर पे माउस को रखिए, यहाँ से कर्सर को रखिए, डबल क्लिक कर दीजिए, ये हो गया। अभी तो आपको सिर्फ ये 2-3 वैल्यूज है, इसलिए अगर ऐसे 10,000 होती, 1 लाख होती, 2 लाख होती तो भी ये इतनी ही तेजी से फार्मूले की कॉपी कर देता, ठीक है। चेक कर लीजिए, G3 G4 हो गया ये क्लियर। तो ये आपके इस तरीके से कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो कॉपी करने के ऑप्शंस हैं, आप जो भी कंफर्टेबल हैं उस तरीके से आप इसको यूज कर लीजिएगा। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग जब भी बात आती है इसका मतलब है अलाइनमेंट भी आता है इसके अंदर, कलर भी आता है इसके अंदर। जैसे हम परसेंटेज जो निकल के आ रहे हैं इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये भी फॉर्मेटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। तो जो फार्मूला फंक्शन हमने लगाया उसको हमने कलर कर दिया है। वैसे इससे कोई फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, लेकिन आपको केवल और केवल आपकी चॉइस। अब यहाँ आप कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे 35 को आपने कर दिया 44, तो यहाँ अपने आप 88 होगा। इस 50 नंबर को आपने कर दिया 50 में से आपने कर दिया 23, तो ये 46 हो गया। 50 में से 46 है तो आपने इसको कर दिया 39, तो यहाँ पर 78। ये सब अपने आप करेगा व्हेनेवर। ये सब किस पर डिपेंड करेगा, मार्क्स ऑफ 10 पर। ये तो स्टैटिक है, ये तो फिक्स है, 50 का मैक्सिमम मार्क्स का ये कॉलम है, इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसमें होगा। लेकिन इसमें भी अगर आप कोई चेंज करते हैं तो इसमें भी कर देगा। किसी ने कहा कि ये तो 75 नंबर का है तो आप 75 कर दीजिए, तो 75 में से अगर 44 तो 100 में से होते हैं 58.66, ठीक है। तो हमने अगर ये मैक्सिमम मार्क्स को चेंज कर दिया तो यहाँ पर आपको परिवर्तन दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ये डेसिमल वैल्यूज जो हैं ये आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ऊपर आप देखिए नंबर वाले जो ग्रुप में है, जो कल मैंने आपको बताया था जनरल करना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इंक्रीज और ये दिखेंगे। ये देखिए यहाँ माउस को जब रखेंगे तो इस पर लिखा हुआ आएगा डिक्रीज डेसिमल और यहाँ लिखा आएगा इंक्रीज डेसिमल, ठीक है। तो हमने इसको डिक्रीज करने की ज़रूरत समझी है तो आप डिक्रीज कीजिए, जितने चाहिए उतने ले सकते हैं, पूरे हटा भी सकते हैं, और फिर से अप्लाई करना है तो इंक्रीज करिए, ठीक है। तो जब कभी भी फिगर्स का काम आ रहा है, डेसिमल में वैल्यूज आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, तो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस यू वांट आफ्टर द पीरियड साइन, तो वो आप यहाँ पर फिक्स कर दीजिए,
ठीक है। तो ये आपको इमीडिएटली यहाँ फॉर्मेटिंग करके दे देगा। तो मैं एक एक वर्किंग जो है उससे रिलेटेड वहीं पर आपको क्लियर करता जाऊँगा। तो ये आपको परसेंटेज निकालने का क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ाते हैं। जो बेसिक चीज़ आज हमें समझना है वो है BODMAS का रूल, ठीक है। BODMAS क्या होता है ये आपको अच्छे से पहले से पता है, फिर भी मैं एक बार यहाँ रिपीट करूँगा। BODMAS जो है वो आपको बेसिक वर्किंग BODMAS के रूल के द्वारा क्लियर होगी। BODMAS जो है उसके अंदर ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये वर्किंग इसी ऑर्डर में कैलकुलेशन के समय एक्सेल ध्यान रखता है। तो सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आप बना के देते हैं एक्सेल को, तो वो जब इसको अरिथमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता है तो ऐसे समय पहले देखता है कि हमने ब्रैकेट्स अगर कहीं यूज किए हैं तो वो ब्रैकेट को पहले लेगा। मैं ब्रैकेट के बारे में क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से आपके पास स्मॉल ब्रैकेट, उससे बड़े ब्रैकेट्स और भी 3 प्रकार के जो ब्रैकेट्स आप अपने इक्वेशन के अंदर यूज करते हैं वो कहीं पर भी एक्सेल में यूज नहीं आते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसका रिप्लेसमेंट इस प्रकार के नॉर्मल ब्रैकेट्स जो ये होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसी तरीके से यूज में आए, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन में अगर कहीं पर आपने स्क्वायर का आपने लगा रखा है, आपने क्यूब लगा रखा है या अंडर रूट लगा रखा है, अगर आपने कहीं पर उसको यूज किया है आपकी इक्वेशन में तो सेकंड प्रेफरेंस विल बी गिवन व्हाइल कैलकुलेटिंग दैट इज ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के बाद आ जाएगा डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो इसको क्यों समझना जरूरी है? इसलिए क्योंकि इसकी बेसिक वर्किंग समझे बिना अगर आपने काम किया तो एक्सेल कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा, बल्कि रिजल्ट जो आपको जनरेट होके मिलेंगे वो गलत भी हो सकते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगा और आपको क्लियर करूंगा कि किस तरीके से यूज में। तो ये जो एग्जांपल हमने सामने लिया है ये एम्प्लॉय का एक एग्जांपल है, एम्प्लॉय डेटाबेस का, जिसमें एम्प्लॉय के नाम दिए हुए हैं। इस कॉलम में एम्प्लॉय के नाम है, ठीक है। सीरियल नंबर की कोई ज़रूरत नहीं अभी दिखाने की, एनीवे, है ना। अब यहाँ पर आपके पास एम्प्लॉय के नाम है, उनकी बेसिक सैलरी है, डीए है, एचआरए है और इसका आपको निकालना है टोटल अलाउंस। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका टेक्निकल मीनिंग बता दूं अगर आप इससे परिचित नहीं हैं तो। डीए जो है यहाँ फुल फॉर्म लिखा हुआ है डियरनेस अलाउंस, यानी जो कर्मचारी होते हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो तो उन्हें महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो वो महंगाई भत्ता जो हिंदी में हम उसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको डीए के नाम से यानी डियरनेस अलाउंस के नाम से जाना जाता है। डीए हमेशा बेसिक सैलरी जो उसकी ओरिजिनल सैलरी होती है, प्राइमरी बेसिक सैलरी होती है, उस पर ही बेस्ड होता है। एक फार्मूला होता है, एक परसेंटेज होता है जो टाइम टू टाइम वेरी भी कर सकता है। तो जैसा कि हमें यहाँ पर बताया गया है 50% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी जितनी भी बेसिक सैलरी है किसी एम्प्लॉय की उसका उससे 50% यानी आधा डियरनेस अलाउंस मिलेगा। इसका मतलब बेसिक सैलरी तो उसको मिलेगी ही, साथ साथ महंगाई भत्ता जो समय समय पर डिक्लेयर होता है वो उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये उसकी एक्चुअल फिर सैलरी कंप्यूट करने में मदद करेगी, ठीक है। अगला है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। ये मैंने अभी एग्जांपल के लिए ये लिए हैं, इसको समझाने के लिए लिए हैं। आप किसी भी जगह पर भी BODMAS के रूल को समझने की कोशिश करेंगे तो इसको आप बेस बना सकते हैं कंसेप्ट के लिए। एचआरए स्टैंड पर हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि मकान किराया भत्ता, ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है या कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट्स में आप एम्प्लॉइज को जो है कंपनीज हाउस रेंट अलाउंस भी प्रोवाइड करती है, यानी खुद के खर्चे पर रेंट पर घर लेकर रहने के लिए कंपनी पे करती है, तो उसको हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता कहा जाता है। अब इसका फार्मूला क्या बनाया है ये कंपनी की पॉलिसी पर डिपेंड करता है, राइट। अभी जिस कंपनी को हम सामने रख के ध्यान में रख रहे हैं उसने एक फार्मूला फिट किया है, वो ये है कि 60% ऑफ बेसिक प्लस डीए। 60% ऑफ बेसिक प्लस डीए, इसका मतलब है कंपनी जो है
एम्प्लॉय को उसकी जो मूल वेतन है यानी बेसिक सैलरी है उसमें जो डीए कंपोनेंट जो 50% है वो ऐड होने के बाद जो सम होने के बाद जो अमाउंट आएगी उन दोनों के योग के ऊपर आपको 60% हाउस रेंट अलाउंस मकान किराया भत्ता देगी। तो ध्यान रखें इसमें थोड़ा सा टेक्निकल वर्किंग कंसेप्चुअल इट्स ओके परफेक्टली फाइन आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन बॉडमॉस के रूल को ध्यान में रखते हुए अगर आप फार्मूला बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी को मैं आपको यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा हूँ कि हम एरर नहीं देखते हैं तो हमें लगता है फार्मूला सही है। तो एक्सेल में कभी भी इस बात पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना रहें कि एरर नहीं आई थी तो मेरा फार्मूला ठीक ही होगा। फार्मूला केवल और केवल बॉडमॉस के रूल के अकॉर्डिंग अगर ठीक लिखा हुआ है तो वो कोई ना कोई रिजल्ट देगा। वो हो सकता है कि वही परिणाम दे जो आप चाहते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो गलत रिजल्ट दे। इसी को हम प्रूव करेंगे और देखेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। आइए हम देखते हैं सबसे पहले डीए को कैलकुलेट करके। डीए यानी डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता कितना कहा गया है 50% ऑफ बेसिक सैलरी। अभी अभी हमने परसेंटेज निकालना सीखा है तो बस परसेंटेज का जो फार्मूला वो लगाना है आपको, ठीक है। इक्वल लगाइए यहाँ पर, ठीक है, और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कीजिए। बेसिक सैलरी कहाँ पर एंटर्ड है C4 के अंदर, तो C4 लीजिए, ठीक है। अब क्यों C4 है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये C नंबर का कॉलम है, 4th नंबर की रो है तो C4 हो गया, ठीक है। इनटू परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करने के लिए आप इनटू का साइन लगाएंगे। अब यहाँ हम स्टैटिक वैल्यू दे रहे हैं 50, क्यों? क्योंकि सभी कर्मचारियों के लिए एक ही परसेंटेज बोला गया है। अगर आपको अलग अलग परसेंटेज हैं डीए के तो आप एक नया कॉलम इंसर्ट कर दीजिए डीए परसेंटेज के नाम से और उसके अंदर अलग अलग परसेंटेज एंटर कर दीजिए और उसका सेल का रेफरेंस यहाँ डाल दीजिए, जैसे C4 इंटू D4, ठीक है, ये भी चलेगा। अब परसेंटेज का साइन भी लगाया जा सकता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और अगर आप चाहेंगे जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा -100 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये इट इज अप टू यू कि आप दोनों में से क्या यूज करना चाहते हैं, ठीक है। ये तो हम यूज कर चुके हैं तो हम इसकी जगह हम परसेंटेज का साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो C4 इंटू 50% यानी C4 की जो वैल्यू है उसका 50% ये कैलकुलेट करेगा डीए। आप चेक करना चाहें तो चेक करें, जैसा मैंने आपको बताया था कि कहीं अलग से कैलकुलेटर पे या एक्सेल के अंदर ही वेरीफाई जरूर कर लिया करें कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये बराबर आ रहा है या नहीं। कैसे वेरीफाई करेंगे कहीं पर भी एक ब्लैंक सेल के अंदर कर्सर रखिए, इक्वल का साइन लगाइए और जो स्टैटिक वैल्यू है उसको आप यहाँ टाइप करिए। जैसे 11,500 दिखाई दे रहा है तो इसको ऐसा लिख के इनटू पर 50% यहाँ इस तरीके से लगा के देख लीजिए। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको रीज़न आगे बताऊंगा। वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला अगर अच्छे से अपने कॉन्फिडेंटली लिखा है तो फिर 10,000 रिकॉर्ड हो या 1 लाख या 2 लाख आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंटर करें। यू कैन सी हियर द रिजल्ट जनरेटेड बाय स्टैटिक वैल्यू एज वेल एज फार्मूला सेम, दोनों का रिजल्ट सेम आया है तो आप कह सकते हैं कि यस ये फार्मूला परफेक्ट, ठीक है। बस इस तरीके से वेरीफाई कीजिएगा। नाउ लेट अस कम विथ एचआरए कैसे निकलेगा 60% ऑफ बेसिक प्लस डी, ठीक है। चलिए लिखते हैं फार्मूला इक्वल बेसिक कहाँ है C4 में और क्या बोला गया है बेसिक प्लस डी है, मतलब प्लस करना है, इसको ऐड करना है तो आपने प्लस का साइन लगा दिया और यहाँ लगा दिया डी, हो गया, दोनों ऐड हो गए। अब इसका दोनों का कितना देना है आपको 60%, तो इनटू लगाया आपने यानी स्टार का साइन और 60% लिख दिया, ठीक है, परसेंट का साइन। आप में से कई लोग जो बॉडमॉस के रोल पे बहुत अच्छा होल्ड रखते हैं वो अभी समझ गए होंगे कि देयर इज समथिंग मिस्टेक इन टाइपिंग द फार्मूला। बॉडमॉस का रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है उनको अच्छे से पता है, बट डोंट वरी, आप जैसा जानते हैं वैसा लिखिए और फिर रिजल्ट को हम वेरीफाई करके कंफर्म करेंगे कि ये सही है या नहीं या क्या गलती की है और उसको कैसे ठीक किया जाए। आइए एंटर करते हैं। कितना रिजल्ट आया 14,950। जैसा मैंने आपको कहा था कि एक्सेल जो है वो कोई भी फार्मूला या फंक्शन आप जो प्रोवाइड करते हैं अगर सिंटेक्स उसका सही है, देने का तरीका सही है तो वो रिजल्ट कुछ ना कुछ जनरेट जरूर करेगा। वो
सही है या नहीं है, इट इज अप टू यू। आपको देखना होगा कि वो सही है या गलत है। आइए देखते हैं एक बार और। कितना रिजल्ट आया? 14,950। एक कॉमन सेंस के तहत ही आप बॉडमास के इस रूल को यहाँ पर वायोलेशन देखेंगे इस तरीके से कि किसी की बेसिक सैलरी 11,500 है तो उससे ऊपर किसी का भी HRA कैसे हो सकता है? तब तक जब तक कि वो 100 से ऊपर परसेंटेज आप नहीं दे रहे हैं तब तक तो पॉसिबल ही नहीं है। एक कॉमन सेंस के तहत भी आप पता लगा सकते हैं कि कोई फार्मूला बराबर रिजल्ट जनरेट कर रहा है नहीं। आइए हम उसमें टाइम वेस्ट किए बिना वेरीफाई मेथड से एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना रिजल्ट आना चाहिए। पहले क्या करना है, हम इन दोनों को ऐड करना है। तो हमने क्या किया, इक्वल लगाया, 11,500 लिखा, प्लस का साइन लगाते हैं और लिखते हैं 5750। आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, राइट? एंटर करें। ये देखिए कितना रिजल्ट आ रहा है, इन दोनों का सम आ रहा है 17,250। ठीक है, अब इसका 60% बोला गया है तो आप इक्वल का साइन लगा के इसको वेरीफाई कीजिए कि इनटू 60%। ठीक है, 60%, क्लिक एंटर। Result displayed by this way is showing 10,350 and this way we are getting 14,950। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है वो देखिए। दिस इज द वायलेशन ऑफ बॉडमास रूल। जिस तरीके से बॉडमास रूल के तहत वो सॉल्व कर रहा है, हमें जो करवाना है वो हमने इसको नहीं बताया है, इस रीजन से रिजल्ट अलग आ रहा है, गलत आ रहा है। अब इसमें देखिए आप क्या चाहते थे, आप चाहते थे पहले इन दोनों का समेशन करना, यानी बेसिक सैलरी और डीओ को जोड़ना, यानी C4 प्लस D4 को पहले करना है। अब इसको राइट साइड में जो बॉडमास का ये रूल लिखा हुआ है इसको जरा आप देखिए, क्या ये रूल यहाँ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए हमने कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस इस फार्मूले में यूज किए हैं। हमने एडिशन यूज किया, प्लस यूज किया है, मल्टीप्लाई यूज किया है, परसेंटेज यूज किया है। ठीक है, तो दो साइन आपने यूज किए हुए हैं, प्लस और मल्टीप्लाई। जरा गौर से देखिए, बॉडमास के रूल में प्लस पहले होता है या मल्टीप्लाई। आप देखिए प्लस का नंबर लास्ट से आखिरी से पहले आ रहा है, यानी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बाद होता है। तो ये क्या कर रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये D4 इंटू 60% पहले कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, DA का 60% निकाल रहा है और उस निकले हुए रिजल्ट को C4 में ऐड कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या मिस्टेक हुई है। चाहते क्या है हम करना, C4 को और D4 को पहले जोड़ना चाहते हैं, देन व्हाट एवर रिजल्ट विल बी देयर 60% ऑफ दैट रिजल्ट विल बी कैलकुलेटेड। समझ में आ गया। अब यहां पर आपको करना क्या है, चाहते क्या है, उस पर हम मुद्दे पर आते हैं, मेन बात समझते हैं। हमें करवाना है एडिशन पहले। तो एडिशन पहले करवाना है तो सिंपली आपको ये बोलता है बॉडमास का रूल कि ब्रैकेट हमेशा आप सबसे पहले यूज कर लेंगे उस इक्वेशन के लिए जिसको प्रेफरेंस ऑर्डर में आप पहले रखना चाहते हैं, तो उसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, अब C4 और D4 को ब्रैकेट में बंद करने के बाद अब प्रेफरेंस ऑर्डर चेंज हो गया। अब 60% किसका निकलेगा, समेशन ऑफ C4 एंड D4 और C4 को पहले ऐड करेगा और फिर 60 जैसा हम चाहते हैं। अब रिजल्ट आपका जो आ रहा था ये 10,350 एंटर करके देखिए, ये देखिए रिजल्ट आ गया बराबर। तो एक छोटी सी लापरवाही बॉडमास के रूल को न समझते हुए कोई भी फार्मूला बनाने से हमें ये दिक्कत आएगी। तो हमें ये बताना होगा एक्सेल को कि भाई मुझे इस वाली इक्वेशन में पहले क्या करवाना है, उसके बाद क्या करवाना है। तो उतने ब्रैकेट आप उनको पर्टिकुलर को लगाते जाइए, जैसा कि आपने बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जब सीखे थे उस समय जो नियम आपको बताए गए थे वही नियम आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना होगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब टोटल अलाउंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। DA आपको क्या करना है, बेसिक को और तीनों को जोड़ देना है। अब टोटल अलाउंस की बात हो रही है तो DA प्लस का साइन लगाइएगा और HRA को सिलेक्ट कीजिए, बस एंटर। इन दोनों का समेशन यहाँ आ गया। वेरिफिकेशन मेथड में चलते हैं तो इक्वल लगा के आप वैल्यूज टाइप करके देख लीजिए 1035। जब तक कि आपको एक्सेल में
कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब तक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको मैन्युअली मेरे द्वारा यहाँ जो दिखाई जा रही है वेरिफिकेशन मेथड, ऐसा ज़रूर कर लें। आप सोचेंगे ये क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको कभी भी बाद में डाउट नहीं रहेगा कि मेरा फार्मूले में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। देखिए 16100 जो मुझे चाहिए वही रिजल्ट ये फार्मूला दे रहा है। इसका मतलब है जो स्टैटिक वैल्यू के थ्रू रिजल्ट आ रहा है वही डायनामिक पर भी फार्मूले के थ्रू आना तय है, राइट। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लेफ्ट साइड में अगर कंटिन्यूशन में डेटा आ रहा है, ये देखिए काफ़ी डेटा है आपके पास में, अब ये फार्मूला बन चुका है तो तीनों पर। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, एक एक फार्मूले को यहाँ से ड्रैग करते हैं ऐसा करके, ठीक है, फिर सेकंड को करते हैं, फिर थर्ड को। ऐसा कभी नहीं करें। फार्मूला हमेशा एक फर्स्ट रो में पूरा एंटर कर लें सभी, ठीक है, और तीनों को सिलेक्ट करने के बाद अगर लेफ्ट साइड में कंटिन्यूटी में डेटा आ रहा है तो इस पॉइंटर पे कर्सर रखिए, देन डबल क्लिक इट। Simply you can see the formula will work with all the rows, ठीक है, सभी रोज के साथ में उसने कैलकुलेशन करके दे दिया। आप चाहें तो किसी में भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ C23 हो गया है, D23 हो गया है, क्यों, क्योंकि ये 23rd नंबर रो है, इसका 60%, ठीक है। फार्मूला सभी जगह आएगा। अगर आप फार्मूला देखना चाहते हैं तो कंट्रोल टिल्ड दबाइएगा, ये देखिए फार्मूला जो आपने लिखा वो बराबर सब जगह पर कॉपी हुआ विथ अ वेरिएशन ऑफ योर सेल एड्रेस। सेल एड्रेस के साथ में सेल एड्रेस बदलते हुए आपको वो कैलकुलेट कर दे। आई होप बॉडमास का ये जो बहुत ही बेसिक रूल है उसको आप कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। ये आपको बहुत सावधानी से लगाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक फंक्शंस जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, बार बार यूज़ में आपको करना होते हैं, उनको हम समझते हैं। इन फंक्शंस के नाम हैं सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन, ठीक है। अब ये क्या है इसको समझते हैं। कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन करके। फॉर्मेटिंग आप बार बार देख रहे हैं तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं तेज़ी से कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कलर कर दिया इसका। अब हम यहाँ पर देखिए जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के हमने बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस के थ्रू प्लस माइनस इंटू डिवाइड किया है, वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हों 2 या 3 या 4 इस तरीके से, तो उसके लिए तो परफेक्ट है। लेकिन जहाँ ज़्यादा वैल्यूज हैं उसको अगर आप प्लस के साइन के साथ ऐड करेंगे तो उसमें काफ़ी समय लगेगा। 1000, 2000, लाख, 2 लाख रोज हैं तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फार्मूलाज की जगह फंक्शंस में। ये फार्मूला नहीं है, फंक्शन है जो इनबिल्ट एक्सेल के साथ अवेलेबल, आपको सिर्फ कॉल करना। आइए हम कुछ वैल्यूज यहाँ एंटर कर लेते हैं फटाफट। कोई भी वैल्यू एंटर करिए, आपको जो भी करना है, ठीक है। सैंपल के लिए कुछ फिगर्स एंटर कर लेते हैं। इन को आप सेंटर कर लेते हैं। कॉपी करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, राइट से आप इसको ड्रैग कर लीजिए, ये देखिए, तो इसकी सेम वैल्यू वर्किंग यहाँ पर आ गई। अब हम अगर हम इसको ऐड करना चाहते हैं इन सभी वैल्यूज को, तो अगर आप आपके जो प्लस वाला फार्मूला है उसके थ्रू करेंगे तो क्या होगा वो दिखा देता हूँ। थोड़ा सा जूम करते हैं, ये इक्वल लगाएंगे। समझाना जरूरी है आपको क्योंकि आपको सम फंक्शन सीखना है, ठीक है। पहले क्या किया, A2 को सिलेक्ट किया, फिर प्लस का साइन लगा दिया, देन सिलेक्टेड A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस, देख रहे हैं आप कितना समय लग रहा है, A6, वो तो सब जाएगा, रिजल्ट भी सेम आएगा, लेकिन आपका समय ज़्यादा वेस्ट होगा क्योंकि आप टोटल मैनुअल ऑपरेशन का तरीका यूज़ कर रहे हैं। A9 तक हमने किया और एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं रिजल्ट कितना आया आपका 319। मैं आपको इसको वेरिफिकेशन मेथड भी बता देता हूँ यहाँ कैसे करते हैं। ये देखिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, फिगर्स को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ राइट साइड इधर देखिए नीचे की तरफ आपको 3 फंक्शन जो ये है सम, एवरेज, काउंट यहाँ पर दिखाई देंगे। यानी जो सिलेक्टेड वैल्यूज हैं, जो मैंने सिलेक्शन बना रखा है, उसका सम कितना आ रहा है 319। ये देखिए रिजल्ट भी 319 होगा, बिल्कुल सही है।
लेकिन ये किस तरीके से निकाला हमने, यहाँ पर डबल क्लिक करके देखिए आपने पूरा फार्मूला यहाँ ऊपर फार्मूले बार में देख सकते हैं, A2 से लेके A9 टाइप किया, ठीक है। तो ये तरीका भी रिजल्ट वही देगा, लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें एक सिंपल तरीका है, आप रखिए आपका टारगेट जहां पर आपको सम चाहिए और ऊपर होम टैब में देखिए ऑटो फिल मिलेगा आपको। ऑटो फिल के अंदर आपको ये 5 फंक्शन यहाँ पर दिखने लगेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट 5 फंक्शन यहाँ दिखेंगे, बाकी और भी फंक्शन हैं जो मोर फंक्शन की लिस्ट में दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। सम करिए, जैसे आपने सॉरी गलत जगह पर कर्सर रखा मैंने, यहाँ रखना है मुझे जहाँ टारगेट है मेरा, रिजल्ट चाहिए, ऑटो सम पे क्लिक करिए। अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ मिलता है, इक्वल सम ब्रैकेट में A2 कॉलन A9। इसका मतलब है A2 से लेकर A9 सेल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको सम करिए, सम का मतलब जोड़ करिए, एडिशन करिए, एंटर। देखिए रिजल्ट सेम आया है ना। तो ये बेटर आइडिया है कि ज़्यादा अगर फिगर्स हैं और उसको ऐड करना है तो हमेशा सम फार्मूला यूज करना हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। तो मैं फार्मूला आपको यहाँ पर दिखा दूं, फार्मूला आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाए, ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप यहीं पर देखना चाहते हैं तो यहाँ भी दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कंट्रोल टिल्ड करना है, सिर्फ कंट्रोल टिल्ड करिए, ये फार्मूला यहाँ पर आ गया, ठीक है। सम A2 कॉलन A9, राइट, कंट्रोल टिल्ड करके बंद कर दिया। इसी प्रकार एवरेज निकालना है, एवरेज समझता ही आप लोगों को, जितनी भी ये वैल्यूज है पहले इनको ऐड करेगा और कितनी वैल्यूज है उससे डिवाइड कर देगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका सम यानी 319 को 8 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगा एवरेज। तो इसके लिए भी आपको कहीं नहीं जाना है, यू हैव टू गो डायरेक्टली टू ऑटो सम ड्रॉप डाउन लिस्ट, गो टू एवरेज, फंक्शन लिखा हुआ दिख जाएगा, इक्वल एवरेज इन ब्रैकेट D2 कॉलन B9। B2 कॉलन B9 मतलब B2 से B9 के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उसको पहले वो ऐड करेगा और डिवाइड कर देगा 8 से। एंटर करिए, चेक करिए, 39.875 रिजल्ट बता रहा है। डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत ना हो तो मैं आपको बता चुका हूँ डेसिमल प्लेसेस कहाँ से कम करना है। ये डिक्रीज है, आप हटा दीजिए, सेंटर में रखना है, इसको सेंटर में रखिए, ठीक है। तो ये आपने यहाँ क्लिक किया और नीचे चेक कर लीजिएगा 39.875 एग्जैक्ट वैल्यू ये है, हमने इसका राउंड ऑफ किया, इस कारण से ये 40 में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एवरेज निकालने का तरीका हुआ। इसी तरीके से काउंट करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये जितने कितने फिगर्स हैं इसका काउंट आपको, आप जैसे मैंने बताया 8 आ रहा है, यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये फिगर यहाँ दिखना है तो आप सीधे काउंट फंक्शन को कॉल करिए, काउंट, राइट, एंटर करिए, ये काउंट आ गया। इसके साथ ही आपको मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम, यानी इस पर्टिकुलर जो सेल एड्रेसेस जो मैंने सिलेक्ट किए हैं इसके अंदर सबसे बड़ी फिगर कौन सी है वो आपको पता लगाना है, तो मैक्स फंक्शन को यूज करिए, ठीक है। मैक्स, ये देखिए मैक्स D2 कॉलन D9 मतलब D2 से D9 के अंदर जो आने वाली वैल्यू है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सिमिलरली मिनिमम में आपको सबसे छोटी वैल्यू पता लगाना है, तो मिन पे जाइए, इसमें सबसे छोटी वैल्यू ये बता देगा, इसमें सबसे छोटी वैल्यू। सेंटरिंग और कलरिंग अगर आप फिर से करना चाहें तो सेंटर फिर से क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज कर दीजिए, बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिए, जो भी करना चाहें, ठीक है। अब अगर आप यहाँ कोई चेंज करके देखना चाहें तो करके देख सकते हैं। सपोज मैंने इसका कर दिया 124, एंटर, तो आप सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई 124, 24 इससे सबसे छोटी वैल्यू है और 24 से छोटी वैल्यू मैंने कर दिया 3, तो यहाँ देखिए 3। तो ये इसका सबसे बड़ा फीचर और बेनिफिट है एक्सेल यूज करने का, कि सोर्स वैल्यूज अगर चेंज होंगी तो रिजल्ट जो होगा वो डायरेक्टली चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मॉडिफिकेशन मेड इन द एग्जिस्टिंग डेटा रेंज, ठीक है। तो कभी भी कोई चेंज करेंगे तो वो अपने आप उसको, आई होप आपको ये बेसिक कैलकुलेशन के जो नियम है बॉडमास रूल के थ्रू जो हमने बताए हैं और बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो आपने यहाँ पर देखे हैं वो आप अच्छे से लगा पाएंगे। आप किसी भी प्रकार का अरिथमेटिक ऑपरेशन कैलकुलेशन कीजिए, इन वर्किंग्स को जो आज हमने डिस्कस किए हैं इसको आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम अभी रिलेटिव रेफरेंसेस को समझेंगे बेसिक लेवल से, जिससे हमें कभी भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस या कैलकुलेशन फार्मूले के अंदर कोई भी दिक्कत